नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर हूं आपके साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सभी एमसीक्यू आपके सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो सैंपल पेपर हैं उन पर बेस्ड है, उनमें से लिया गया है। इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के 50 एमसीक्यू इंक्लूड किया है और कोशिश किया है कि हर टॉपिक में से एमसीक्यू को कवर किया जाए ताकि आपका पूरा चैप्टर ही एक तरह से रिवाइज हो जाए। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हो और 50 के 50 एमसीक्यू आप अटेंड करते हो तो एक तरह से आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। आपका हर टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज का बेहतरीन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और आपको कोशिश करना है कि आपको आंसर मुझसे पहले देना है ताकि आप ये जज कर पाओ कि आपका आंसर सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं? आपने वर्ड अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे सुना होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे बोलते हैं? क्लोरोफिल को, वाटर को, ब्लड को या फिर हीमोग्लोबिन को? सो करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या कहा जाता है। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है ऑन अमीबा, अमीबा के अंदर, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अमीबा के अंदर बच्चों एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन पाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसको क्या बोला जाता है? इट इज सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन है सेल वॉल, थर्ड ऑप्शन है सूडोपोडिया एंड फोर्थ ऑप्शन है सीलिया। तो अगर आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो आपके बुक में भी दिया हुआ टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा करेक्ट आंसर इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को बोलते हैं फिंगर लाइक एक्सटेंशन इन अमीबा, जो फूड को इनगल्फ करने में अमीबा की हेल्प करता है। तो सूडोपोडिया के द्वारा फूड को इंगल्फ किया जाता है। सो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा इज कॉल्ड सूडोपोडिया। सो करेक्ट आंसर इज सी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे कहा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। ब्लड के अंदर क्या ऐसा होता है जिसको हम फ्लूइड मीडियम कहते हैं? ये बात तो हम सबको पता है कि ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो इन चारों में से किसी एक को फ्लूइड मीडियम बोला जाता है। तो फ्लूइड के अंदर क्या फ्लूइड मीडियम होता है? ऑप्शन इज लिम्फ, सेकेंड ऑप्शन इज प्लेटलेट्स, थर्ड ऑप्शन इज प्लाज्मा एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा। जी हाँ, प्लाज्मा को फ्लूइड मीडियम बोला जाता है। याद रखोगे बच्चों, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है और लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम है वो प्लाज्मा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको आंसर डिसाइड करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होना जरूरी है हमारे ब्लड के अंदर? इन अ कट और वुंड, जब हम जख्मी हो जाते हैं या किसी पार्ट में चोट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन व्हाइट ब्लड सेल, सेकेंड ऑप्शन ब्लड प्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन
प्लेटलेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेड ब्लड सेल। तो आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ब्लड के बारे में, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो ब्लड कोगुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग जो करता है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में जो हेल्प करता है वो प्लेटलेट्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी में या फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? देखिए, 3 टाइप के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा पैरासाइटिक, एक आपने पढ़ा होगा होलोजोइक, और एक आपने पढ़ा होगा सेप्रोफाइटिक। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ, किसमें? फंगी में। फंगी में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, या फिर सेप्रोफाइटिक होता है? सो द करेक्ट आंसर इज सेप्रोफाइटिक, जिसको हम हिंदी में मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि फंगी जो होता है वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जो फंगी होता है बच्चों, वो मरे हुए सड़े गले जीवों को खाता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल। सो फंगी इज के लिए आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो सेप्रोफाइटिक होगा। सो सेप्रोफाइटिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? लिपेज। लिपेज एक्ट ऑन, जो लिपेज है वो किस पर एक्ट करता है? अमीनो एसिड पर, फैट पर, कार्बोहाइड्रेट्स, या ऑल ऑफ दीज। यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि लिपेज का फंक्शन क्या होता है और लिपेज क्या फंक्शन या किसको डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का टॉपिक पढ़ रखा होगा जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो वहां ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, लिपेज। लिपेज हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट। याद रखना आपको, लिपेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। आई थिंक ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो लिपेज हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। सो फैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए क्या है? विच एलिमेंट इज यूज, कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज, कौन सा एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। याद रखना है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, नाइट्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता है उसका मेन साइट क्या है? मेन साइट का मतलब है मुख्यतः, प्रमुख रूप से फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? लीफ में, स्टेम में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर गार्ड सेल में? तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर, द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः जो मेन रूप से होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो जो आंसर आपको पता है, आपको ऑप्शन देख के पता लग रहा है, उसको तो आप डायरेक्ट टिक कर दें, और जो आपको नहीं पता आप उसको याद करने की कोशिश करें। वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको परमानेंटली ये आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना। सो द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास क्या है? द एग्जिस्ट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल। जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल होता है, जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, इज रेगुलेटेड बाय, उसको रेगुलेट कौन करता है? हमारी बॉडी में जो अनएब्सॉर्ब फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रेगुलेट कौन करता है? लिवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल स्फिंक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज
एनल स्फिंक्टर। जी हाँ, हमारे बॉडी में अनएब्जॉर्ब फूड को रेगुलेट करता है एनल स्फिंक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एनल स्फिंक्टर। ये आपको याद रखना है। मोस्टली बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, वो एनस को टिक करते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज एनल स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे लिए, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, बाइल जूस कौन सेक्रेटेड करता है, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लिवर। यहां आपको बताना है कि बाइल जूस का सेक्रेशन किसके द्वारा होता है, स्टमक के द्वारा, पेनक्रियास के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, या फिर लिवर के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज लिवर। जी हाँ, बाइल जूस सेक्रेटेड होता है लीवर के द्वारा। सो करेक्ट आंसर इज लिवर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसके ऊपर एक्टिविटी भी आपके बुक में है। When a few drops of iodine solution are added to rice water, अगर हम राइस वाटर में कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को मिला दें, याद रखिए, when a few drops of iodine solution, जब आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाया जाता है राइस वाटर में, तो द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। दिस इंडिकेट दैट द राइस वाटर कंटेन, ये क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या है, राइस वाटर में फैट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है, या फिर सिंपल प्रोटीन है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टार्च, स्टार्च आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन ये था कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, जब हम राइस वाटर में आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन, ये इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या है, तो राइस वाटर कंटेन स्टार्च, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे। आपने पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको बताया था पैरासाइटिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। तो इन तीनों में वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करता है बिना उसको मारे। तो ऑप्शन आपके पास है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक और ऑटोट्रॉफिक। तो इन चारों में अगर आपने चारों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा पैरासाइटिक इज द करेक्ट आंसर। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से डिपेंड होता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है बिना उसको मारे। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, आपको एक सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताना है इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताना है अदर देन ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा और कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, तो ऑप्शन इज प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ और प्लाज्मा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेटलेट ब्लड का हिस्सा होता है, आरबीसी भी ब्लड का हिस्सा होता है, एंड प्लाज्मा ये भी ब्लड का हिस्सा है। तो ये तो ब्लड के पार्ट्स कंपोनेंट्स हो गए ना एक तरह से, तो अल्टीमेटली ये तो ब्लड ही हो गया। तो ब्लड के अलावा हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है, जो डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, लिम्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज, कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन करने के लिए ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का, बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट, ब्लड में से जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, ऑप्शन ए किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी डायलिसिस
और ऑप्शन डी हाइड्रोडायलिसिस। सो द करेक्ट आंसर इज डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि वो कौन सा प्रोसीजर है जो यूज किया जाता है क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन करने के लिए। किसी पर्सन के ब्लड को क्लीन करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं? बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। उसके ब्लड में से जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको रिमूव करने के लिए हम किस प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं? सो द डायलिसिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप सी पे टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारे पास? द एंजाइम्स कंटेन इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, वो किसका डाइजेशन करते हैं? आपने पढ़ा है कि पेनक्रियाज में होता है पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस किसका डाइजेशन करता है? फैट और कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और फैट का, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट्स का? तो अगर आपने पेनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा होगा तो पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आप डी ऑप्शन पे टिक करोगे कि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, या फिर एक पैराबॉलिक प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, या फिर फोटोकेमिकल प्रोसेस है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की वजह से होता है, इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फोटोकेमिकल प्रोसेस। हम डी पे टिक कर देंगे। याद रखना है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, फोटोकेमिकल प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। What are the products obtained by anaerobic respiration in plant? हमें पता है कि दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि ईस्ट में होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, या फिर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी पाइरुवेट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। सो द सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि ईस्ट में पाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। ये बात सच है कि जो रूट्स होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो रूट्स जिस प्रोसेस से वाटर को एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो रूट्स जो प्लांट जो है वो रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट द्वारा, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑस्मोसिस। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है बेटा। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। विच प्लांट टिश्यू, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ? आपको पता होगा कि यहां पर मोस्टली दो प्रकार के प्लांट टिश्यू की बात होती है, एक होती है जाइलम टिश्यू और एक होती है फ्लोएम टिश्यू। तो वो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को रूट से लेकर लीफ तक? ऑप्शन ए जाइलम टिश्यू, ऑप्शन बी फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन सी पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। सो द करेक्ट आंसर इज जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जबकि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जाइलम टिश्यू।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है हमारे पास। द वीन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में जो क्लियर ब्लड लेकर आता है उसका नाम क्या है। द वीन, उस वीन का नाम बताओ। विच ब्रिंग्स क्लियर ब्लड, जो क्लियर ब्लड या क्लीन ब्लड लेकर आता है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से हार्ट तक। हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक जो क्लियर ब्लड लेके आता है उस वीन्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पल्मनरी वीन्स, ऑप्शन बी हेपेटिक वीन्स, ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन डी पल्मनरी आर्टरी। सो द करेक्ट आंसर इज पल्मनरी वीन। पल्मनरी वीन जो होता है बच्चों वो हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी क्लीन ब्लड, क्लियर ब्लड को लेके आता है। जो पल्मनरी वीन्स होता है वो हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट अलाउ द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट होता है जो रीअब्जॉर्ब कर लेता है यूजफुल सब्सटेंस को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। यहां आपको ये बताना है कि नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो रीअब्जॉर्ब कर लेता है यूजफुल सब्सटेंस को। हमारे ब्लड के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो रीएब्जॉर्ब कर लेता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को एंड वाटर को इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सो ऑप्शन इज ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी ग्लोमेरुल्स, ऑप्शन सी Bowman's capsule and option D ureter. So the correct answer is tubule. Yes, tubule is the correct answer which help in the reabsorption of useful substance. हमारे ब्लड में जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उनको रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर इज ट्यूब्यूल। तो आप ए पर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। आर्टरीज एंड वीन्स आर कनेक्टेड। आर्टरीज एंड वीन्स कनेक्टेड होता है बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। एक एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। जो आर्टरीज होती हैं और जो वीन्स होती है वो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है। ये कनेक्टेड होती है एक नैरो ट्यूब से, एक पतली ट्यूब से। उसका नाम क्या है। सिव ट्यूब, कैपिलरीज, वेना कावा और फिर वाल्व। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिलरीज। हमने पढ़ा है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। सो आर्टरीज एंड वीन्स जो होता है बच्चों ये थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो ये कनेक्टेड होता है कैपिलरीज से। तो यही पूछा जा रहा है कि आर्टरी एंड वीन किससे कनेक्ट होता है, तो कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। जब पाइरुवेट ब्रेकडाउन होता है, जब पाइरुवेट ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, तो ये किस में होती है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है या फिर न्यूक्लियस में होता है। सो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो पाइरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है, जब पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है तो ये सब प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें सही पैटर्न में किसको लगाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन माउथ, माउथ के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस। तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि माउथ के बाद आपका फूड पाइप आता है, तो माउथ के बाद आपका ईसोफेगस आना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, माउथ। ठीक है, सबसे पहले माउथ आता है,
फिर एसोफेगस, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, फिर स्टमक, ये भी ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बी पे हम टिक कर देंगे, सॉरी, आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं है। तो यही मैं आपको कहता हूं, चाहे एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हो या डिस्क्रिप्टिव हो, अगर आपने चैप्टर को डेप्थ में पढ़ रखा है तो फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपने सबसे पहला होगा माउथ, उसके बाद फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। नेम द पोर्स, उस पोर्स का नाम बताओ इन अ लीफ, जो कि लीफ में, पत्तों में पाया जाता है, थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट के अंदर या लीफ के द्वारा, वो कौन से पोर्स के कारण होती है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर इसका, ऑप्शन ए लेंटिकल्स, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी जाइलम एंड ऑप्शन डी स्टोमेटा। सो द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सेकेंड फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन। तो आपसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूछ रहा है कि प्लांट में पत्तों के द्वारा, लीव्स के द्वारा, जो लीव्स में पोर्स पाए जाते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो बाय स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन के अंदर और आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। इन अमीबा, अमीबा में फूड इज डाइजेस्टेड इन द, फूड कहां डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सूडोपोडिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में। सो अगर आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा होगा या डायग्राम देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अमीबा में जो फूड डाइजेशन होता है वो होता है फूड वैक्यूल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। हम ए पे टिक करेंगे कि अमीबा में फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल्स में होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, जो हमारा स्टमक है, वो हमें HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से। जो हमारा स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, वो HCl से हमारे स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, पेप्सिन प्रोटेक्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटेक्ट करता है, या फिर बाइल प्रोटेक्ट करता है। सो बड़ा सिंपल सा आंसर है, द करेक्ट आंसर इज म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक HCl के हार्मफुल इफेक्ट से। जो म्यूकस होता है वो हमें हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, क्लोरोफिल की, नाइट्रोजन की, या फिर सनलाइट की। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें केवल 1 लिखा हो, तो हमें कोई ना कोई और भी ढूंढना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये तो चाहिए, फर्स्ट तो हमें चाहिए। सेकेंड, हमें क्लोरोफिल भी चाहिए जो कि प्लांट के पास ऑलरेडी होता है, और इसके अलावा सनलाइट भी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ देखिए किसमें है, सी के पास है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सी ऑप्शन पे है, तो हम सी को करेक्ट आंसर मानेंगे कि सी इज करेक्ट आंसर। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर कुछ देखिए मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है नीचे का ऑप्शन, ये 1 2 3 1 सेकेंड 1 2 4 और फिर ये लिखा हुआ है ऑल, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इस पे टिक कर देते कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे।
बट क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को भी इंक्लूड करेंगे, हम क्लोरोफिल को भी इंक्लूड करेंगे और हम सनलाइट को भी इंक्लूड करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, हम सी पे टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। नेम द ट्यूब, उस ट्यूब का नाम बताओ विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारी दो किडनी होती है उससे जो ट्यूब निकलता है जो बाद में यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। तो इस ट्यूब का नाम पूछा जा रहा है, इस ट्यूब का नाम क्या है? इसका नाम यूरेथ्रा है या फिर नेफ्रॉन है या फिर ट्यूब्यूल है या फिर यूरेटर है। सो द करेक्ट आंसर इज यूरेटर। इस ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। सो द डी इज द करेक्ट आंसर, यूरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है। समटाइम्स, कभी कभार ऐसा होता है कि वी गेट पेनफुल क्रैम्प, हमारी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है। इन आवर लेग, हमारे लेग में आ जाता है, लेग मसल्स में आ जाता है। आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम काफी समय तक दौड़ते रहते हैं तो हमारे बॉडी में या फिर हमारे लेग में क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, ये किसके कारण होता है बॉडी में क्रैम्प? या फिर जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके बॉडी में क्रैम्प पड़ता है। तो किसकी वजह से पड़ता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, फैट की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या फिर लैक्टिक एसिड की वजह से। सो द करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड। तो हम लैक्टिक एसिड डी पर टिक करेंगे कि जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो वो बॉडी में क्रैम्प का रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड पाइप होता है वो लगातार कॉन्ट्रास्ट होता है, सिकुड़ता है और लगातार वो एक्सपेंड होता रहता है। तो फूड पाइप का कॉन्ट्रास्ट होना और एक्सपेंड होना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है या फिर डाइजेशन कहलाता है। यहां आपको पता होना चाहिए जो फूड पाइप होता है वो लगातार कॉन्ट्रास्ट होता है और एक्सपेंड होता है। तो इस मूवमेंट का क्या नाम है? तो इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हम ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपके पास? मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। देखिए द मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट मतलब फूड का जो मूवमेंट होता है वो लीव से स्टार्ट होता है, रूट्स के पास जाता है, अदर पार्ट्स के पास भी जाता है, एक प्लांट बॉडी के अंदर टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम। ये फ्लोएम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी वीडियो में बताया था कि जो फ्लोएम टिश्यू होता है बच्चों, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट, जो सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट यानी फूड जो है वो लीव से रूट्स में जाता है या फिर अदर पार्ट्स में पहुंचता है प्लांट के। कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज, इस प्रोसेस का नाम क्या है? जो फ्लोएम टिश्यू फूड को डिफरेंट पार्ट में ले जाता है ना प्लांट में, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन या फिर ऑप्शन डी एक्सक्रिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम टिश्यू जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। सो 32 का ए आंसर आएगा। 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत छोटा सा है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज फॉर। क्लोरोफिल का क्या इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में? जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर उसमें क्लोरोफिल का क्या यूज है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बिंग लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, या इसका कोई फंक्शन नहीं है, या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल का इस्तेमाल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? तो क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है एब्जॉर्बिंग लाइट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्बिंग लाइट, सनलाइट इज द करेक्ट आंसर। सो हम ए पे टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड? इनमें से कौन जो है वो एनर्जी फूड है? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट,
आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी फूड जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन है, एनर्जी कौन ज्यादा प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आप प्रोटीन एंड मिनरल्स, मिनरल सॉल्ट। ऑप्शन सी विटामिन एंड मिनरल। ऑप्शन डी वाटर एंड रफेज। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। अ ब्लड वेसल, हमारे पास 3 ब्लड वेसल है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड, जो ब्लड को पंप करता है फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, वो कौन सा ब्लड वेसल है जो हार्ट, जब हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करता है ना, तो वो कौन सा ब्लड वेसल है जो उस ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। ऑप्शन ए आपके पास है आर्टरी, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी वीन या ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टरी। देखिए कैपिलरीज तो बहुत स्मॉल होता है, 1 सेल के बराबर होता है। वीन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सो आर्टरी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। सो क्वेश्चन नंबर 35 में हम आर्टरी पे टिक करेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द एक्सक्रिएटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो ह्यूमन का एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसका यूनिट क्या है, उसके यूनिट का क्या नाम है। द एक्सक्रिएटरी यूनिट, एक्सक्रिएटरी यूनिट का नाम बताना आपको। जो ह्यूमन के एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना, उसका एक्सक्रिएटरी यूनिट किसे कहते हैं। नेफ्राइड्स को, नेफ्रेडिया को बोलते हैं, न्यूरॉन को बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं, या फिर किडनी को बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। तो हम नेफ्रॉन पे टिक करेंगे बेटा। नेफ्रॉन को बोलते हैं एक्सक्रिएटरी यूनिट। याद रखोगे, व्हाट इज द एक्सक्रिएटरी यूनिट, दैट इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द एक्सक्रिएटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसका जो एक्सक्रिएटरी यूनिट है वो नेफ्रॉन है, जो ब्लड को फिल्टर करता है पर डे लगभग 180 लीटर ब्लड को। नाउ क्वेश्चन 37 पे आते हैं। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन होने के बाद। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, जो प्रोटीन है वो डाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, अमीनो एसिड में, या फिर स्टार्च में। सो द करेक्ट आंसर इज अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है बच्चों वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। द एंजाइम्स कंटेन इन पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होता है वो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, किस चीज का डाइजेशन करता है। शायद ये क्वेश्चन इस वीडियो में पहले भी आ चुका है। द एंजाइम्स कंटेन इन पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है वो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, वो किसका डाइजेशन करते हैं। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन एंड फैट्स का, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर कि जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होता है वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स आपका डाइजेशन करता है प्रोटीन का, फैट का और फिर कार्बोहाइड्रेट्स का। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। 39 क्वेश्चन है आपके वीडियो का। जो ग्लाइकोलिसिस है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। दोबारा बताता हूं आपको, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है ये हमारे किस पार्ट में होता है, सेल के किस पार्ट में होता है। साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा हो, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखोगे एमसीक्यू में तो उसमें आ चुके हैं। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपने क्लास कैसे अटेंड करी है, उन टॉपिकों को कैसे पढ़ाई करी है। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे इन टॉपिकों को तो आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा।
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सेल के किस पार्ट में होता है? सो द करेक्ट आंसर इज जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है? सेल के फ्लूइड पार्ट में होता है। और सेल का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो कौन होता है? साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में हम साइटोप्लाज्म पे टिक करेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जो सेल का लिक्विड या फ्लूइड पार्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर ये द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट। जब किसी एक पर्सन का जो ब्लड है वो क्लीन किया जाता है और उसके ब्लड में से हम यूरिया को सेपरेट कर देते हैं। जब किसी के पर्सन के ब्लड में से हम यूरिया को सेपरेट कर देते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? उस प्रोसीजर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। उस प्रोसीजर का नाम ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, डायलिसिस है या फिर डबल सर्कुलेशन है? सो द करेक्ट आंसर इज डायलिसिस। डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है डायलिसिस जिसमें जिस पर्सन की किडनी डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इस डायलिसिस प्रोसेस से उस पर्सन का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से यूरिया या फिर यूरिक एसिड या जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको अलग कर लिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डायलिसिस। तो हम डायलिसिस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 पर ये अमंग द फॉलोइंग, आपको बहुत सारे 4 ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। बस आपको बता दूं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन में और मोस्टली एनिमल में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। हम सब में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। तो बेफिलहाल यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम अमीबा में, पैराकीट और अमीबा में, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम में, तो पैरामीशियम एंड पैरासाइट में। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अमीबा तो फिक्स है, अमीबा में तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब प्लाज्मोडियम और पैराकीट, यहां पे आपको कंफ्यूजन में दूर करता हूं। जो प्लाज्मोडियम होता है बेटा वो होता है पैरासाइटिक, याद रखोगे। प्लाज्मोडियम में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो अमीबा तो यहां भी है और दूसरा क्या है? पैराकीट। तो बचा मेरे पे यही ऑप्शन, तो मैं बी पे टिक करूंगा। बी यानी पैराकीट और अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। याद रखोगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है पैराकीट एंड फिर अमीबा में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ईसीजी है, स्टेथोस्कोप है या फिर स्पेग्मो मैनोमीटर है या फिर ईईजी है। सो ये मुझे लगता है कि सबको पता होगा, आपके बुक में बकायदा एक बॉक्स में बहुत स्पेशल ये दिया हुआ है। स्पेगमैन नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो हम थर्ड पे टिक करेंगे। इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। Which of the following type has the longest small intestine? किसका small intestine सबसे बड़ा होता है? Which of the following type has the longest small intestine? किसका small intestine longest होता है, बड़ा होता है? कार्निवोरस का पहला ऑप्शन आपके पास है, कार्निवोरस। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ओमनिवोरस, थर्ड ऑप्शन हार्बीवोरस एंड फोर्थ ऑप्शन ऑटोट्रॉप। तो बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि हार्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं, हार्बीवोरस, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्ग होता है, किसका? हार्बीवोरस का, क्योंकि इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। सो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं और ये बहुत बड़ा आ चुका है। विली आर प्रेजेंट इन, विली कहां मौजूद होता है? विली कहां प्रेजेंट होता है? फर्स्ट पेनक्रियाज में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ईसोफेगस में। तो अगर आपने डाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा विली दो जगह मौजूद होता है,
एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन, बट लार्ज इंटेस्टाइन तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। सो थर्ड हम आंसर को टिक कर देंगे कि विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। विली जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वो फूड को या फिर जूस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही विली जो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो विली दोनों जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बट यहाँ ऑप्शन में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन तो है नहीं, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द ह्यूमन बीइंग। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का प्रोसेस, फूड के डाइजेशन का प्रोसेस कहां स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग में? मनुष्य में फूड का डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है? स्टमक से, फूड कैनल से, माउथ से, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से? सो द करेक्ट आंसर इज अगेन सी, माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। जो स्लाइवा होता है वो शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, स्टार्च को। तो ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग का किडनी होता है, आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, ये किसका पार्ट है? द किडनी इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की जो किडनी होती है बच्चों, आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। ये किस सिस्टम का पार्ट है? किडनी हमारे किस सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, न्यूट्रिशन सिस्टम का, रेस्पिरेशन सिस्टम का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का? सो द करेक्ट आंसर इज एक्सक्रिएशन सिस्टम का। हमारे एक्सक्रिएशन सिस्टम का पार्ट होता है किडनी। अ पेयर ऑफ किडनी, हमारी बॉडी में अ पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई, क्योंकि इसका नेफ्रॉन पाया जाता है जो ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। सो एक्सक्रिएशन सिस्टम का पार्ट होता है किडनी। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 47 पर। ये क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है, उसमें होता क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, एनर्जी स्टोर होती है एडीपी के फॉर्म में, एनर्जी यूज अप हो जाती है, यूज कर ली जाती है, या एनर्जी रिलीज होती है एंड स्टोर भी होती है, यानी एनर्जी रिलीज भी हो गई और स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या फिर एनर्जी इज नॉट रिलीज एट ऑल, या फिर एनर्जी रिलीज ही नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज अगेन थर्ड, सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है और कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज तो होता है और साथ में एनर्जी को स्टोर भी कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन, यूरिन का करेक्ट पाथ आपको बताना है। ह्यूमन बॉडी में जब यूरिन बनता है उसका सही प्रोसीजर आपको लगाना है। सबसे पहले किडनी, ठीक है किडनी, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये भी ठीक है, यूरेथ्रा, ये गलत हो गया। अगर आपने पढ़ा है एक्सक्रिएशन सिस्टम ह्यूमन का तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा नहीं आता। ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि स्टार्ट ही किडनी से होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। किडनी ये ठीक है, यूरेटर ये भी ठीक है, यूरेथ्रा, अच्छा सॉरी किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं आता, ये भी गलत था बेटा, सॉरी बच्चों। किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर भी, हालांकि आगे जाकर मैं देख लिया, बट किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं आता। किडनी के बाद आता है यूरेटर, ठीक है ये, फिर यूरेथ्रा, ये गलत हो गया, ये यहां पर गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन किडनी, किडनी के बाद आता है यूरेटर, यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा, बिल्कुल सही। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर कि किडनी, किडनी के बाद आता है यूरेटर, यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ को सही प्रकार से लगाया गया है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर जिसमें आपसे बोलेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम में सही रास्ता बताओ, सही पाथ बताओ, एक्सक्रिएशन सिस्टम का सही पाथ बताओ, डाइजेशन सिस्टम का सही पाथ बताओ, तो स्टेप याद कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस पार्ट में
वर्ड नो डाइजेशन टेक प्लेस, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सा पार्ट है जहां कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस, जहां कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कौन सा पार्ट है? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी माउथ एंड ऑप्शन डी ईसोफेगस। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होता। इसका काम है फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है लेकिन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं या फूड कैनल भी बोलते हैं। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें एयर कैसे कैसे पास होता है, आपको उसका सही पाथ बताना है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है फार्नेक्स, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये स्टार्टिंग में गलत हो गया, क्योंकि रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है आपका स्टार्टिंग होता है नसल कैविटी से, नसल पैसेज या नसल कैविटी स्टार्टिंग इससे होती है कि आपको जो है पहला ऑप्शन जो है वो नसल कैविटी होना चाहिए था, तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया। नाउ सेकंड देखिए, नसल कैविटी, ठीक है, ये नसल कैविटी के बाद आता है फार्नेक्स, ये ठीक है, फार्नेक्स के बाद आता है लार्नेक्स, ये भी ठीक है, लार्नेक्स के बाद आता है ट्रैकिया, ये भी ठीक है, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रॉन्ची, ये भी ठीक है, और ब्रॉन्ची के बाद आता है ब्रॉन्चिलोस, ये बिल्कुल ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड जो है वो हमारा सही आंसर है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ो या नहीं पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर रखा है तो फिर आपको जरूरत ही नहीं बाकी ऑप्शन की। देखिए इसमें क्या है, लार्नेक्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि स्टार्टिंग ही नसल कैविटी से होता है। इसमें भी देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लार्नेक्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो नसल कैविटी देखिए स्टार्टिंग नसल कैविटी से होता है, तो वो केवल ऑप्शन बी में है। तो यहां पर आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होता है। आप देख लेना, आपके जो यूटी होते हैं, टेस्ट होते हैं, आप मोस्टली क्वेश्चन मैं प्रॉमिस करता हूं आपको इन्हीं में से मिलेगा। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, पूरा शुरू से एंड तक। आपके हर एक टॉपिक का मैंने यहां पर एमसीक्यू इंक्लूड किया है, तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। और नेक्स्ट टाइम जब आपके यूटी वगैरह आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, उन्हें इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएं ताकि वो भी एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।